ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में जो भी अपडेट हो रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं, और क्या क्या संभावनाएं होती हैं और क्या क्या बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर के भी लगातार हमारी जो वीडियो है आपके सामने आते रही हैं। लेकिन आज मैं विशेष तौर पर मैं खुद सामने आया हूँ। इससे पहले मेरे सहयोगी चरण सिंह आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और एक से एक बढ़कर जानकारी दे रहे हैं, और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, जिस तरह से लाखों लोग लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आज आपके सामने विशेष कुछ कारणों से भी आया हूँ। सबकी नज़रें इस बात पर लगी हैं कि ब्रजभूषण सिंह का अंजाम क्या होगा। क्या उसका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाएगा, क्या वो जेल जाएगा। तो इन तमाम अटकलों पे चर्चाएं चल रही हैं लगातार, वीडियो और तमाम मीडिया जो है वो आपको लगातार दिखा रहा है। तो आज मैं विशेष रूप से आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मेरे पास आज एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक वत्स। बहुत अच्छे और जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हम दोनों एक बहुत बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, BNI बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा संगठन है और वहीं से हमारी इसी मुलाकात हुई। तो एक मीटिंग के दौरान इन्होंने खुल करके कहा था, सभी हमारे जो मेंबर हैं उनके सामने, जब अडानी प्रकरण का मामला चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अडानी जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अडानी बिल्कुल साफ निकल के आ जाएंगे, पाक साफ होकर के। कितना भी हल्ला मचा लें, शेयर मार्केट कितना भी डाउन हो जाए, कितने भी सवाल उठाएं कि जो 20,000 करोड़ रुपए है वो आखिर किसके हैं, कौन लाया। तो आप देख भी रहे होंगे कि वो तमाम चर्चाएँ मीडिया से भी गायब हैं और पब्लिक की जो भी पब्लिक डोमेन में है वहाँ से भी गायब हैं, और जो डिबेट चलती थी या चर्चा होती थी वहाँ से भी अडानी का नाम अब गायब है। लगता सब कुछ समूथ और सामान्य हो चुका है, और ऐसी ही भविष्यवाणी विवेक जी ने की थी। तो मेरे मन में सवाल आया कि ब्रजभूषण सिंह का क्या होगा। मैंने कई मौक़ों पर इनको देखा है, इन्होंने जो जो भविष्यवाणियाँ की, जो जो प्रेडिक्शन की, मेरे साथियों के साथ भी और जो कई बड़े नेताओं के साथ भी, वो लगातार बहुत ही करीब रही हैं सच के, और ज़्यादातर तो सच ही रही हैं, जैसा कि अडानी के मामले में हुआ। तो अचानक मेरी कल इनसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि ब्रजभूषण शरण का क्या होगा। तो इनका ये कहना था कि वो भी एकदम पाक साफ निकल जाएगा, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस सारे चक्रव्यूह से, आरोप प्रत्यारोपों से, इन सब से वो निकल करके और मजबूती से ऊपर आएगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस तरह के आरोप उस पर लगे हैं, 6-7 लोगों ने आरोप लगाए हैं, 2 FIR हो चुकी हैं, और तमाम तरह से तकनीकी तरीके से भी लगातार ब्रजभूषण सिंह को उस पर दबाव बनाया हुआ, सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया कि उसको वो गिरफ्तार करे। उसको अपना कुश्ती फेडरेशन का जो अध्यक्ष पद है वो उन्हें छोड़ना पड़ा है, और चर्चाएं ये भी हैं कि शायद BJP भी उससे हाथ खींच ले। इस तरह की चर्चाएं भी सामने आ रहे हैं। RSS भी खुल करके कुछ बोलने लगा है। तो इन सब पे मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। जिस कॉन्फिडेंस के साथ विवेक जी कह रहे हैं कि ब्रजभूषण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो इसी पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इसका आधार क्या है? आपको क्यों लगता है कि ब्रजभूषण शरण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जबकि FIR हैं और 6 लोग सामने हैं, पूरे किसान संगठन उसके साथ में है, तमाम विपक्षी लोग, टीवी पे डिबेट चल रही है, और सरासर आरोप लग रहे हैं कि BJP उसको बचा रही है। तो आपको क्यों लगता है सचमुच बच जाएगा? BJP बचा रही है इसलिए बच जाएगा, या ज्योतिष कुछ कह रहा है इसके अंदर? सबसे पहले तो नमस्कार राजेंद्र स्वामी जी, आपको नमस्कार और आपकी जनता को नमस्कार। जब हम किसी के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं या समझाते हैं, तो हम नंबरों के आधार पर उनके बारे में पास्ट और फ्यूचर को बताने की कोशिश करते हैं। जो नंबर हैं ब्रजभूषण सिंह जी के, जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिला है, जो भी सोर्स से, अगर वो ठीक है तो इसका मतलब है 8 जनवरी 1957 को उनका जन्म हुआ है।
उनका जो टोटल बनता है नंबर का वो राहु के नंबर पर आता है। समस्या ये होती है जिनका भी राहु इन्वॉल्व हो जाता है नंबरों में, उन पर इस तरीके का आरोप समय समय पर लगते रहते हैं। ये कुछ नया नहीं हो रहा होगा उनके साथ, उनके जीवन में ऐसी और भी दुविधाएं आती रही होंगी। अब हम उस मामले पर नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा किया नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें आ रही है गवाहों के हिसाब से वो प्रूफ होगा आगे जाके। पर नंबर क्या बोल रहे हैं उनके बारे में? नंबर ये बोल रहे हैं कि अभी जिस समय पर उनके खिलाफ ये बवाल शुरू हुआ है, अभी उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। और समय अच्छा चल रहा है इसका मतलब उनकी ख्याति और बढ़ेगी। झगड़े का नंबर चल रहा है, प्रॉब्लम आएगी, पर उनकी ख्याति धीरे धीरे और बढ़ेगी और इस मामले से छोटा मोटा कुछ होकर वो बाहर निकल कर आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जैसा आपने बताया कि उन्हें इस्तीफ़ा भी देना पड़ गया है, अगले साल उनके जन्मदिन के बाद यानी कि 2024 के जनवरी के बाद उनके पास जो खोया हुआ पद है, हो सकता है उससे भी बड़ा पद उनके पास आ जाए, या उनका साख जिस लेवल पर थी मेंटेन वो वापस उनको मिल जाएगी। तो अगला साल ये बता रहा है, इस साल भी ये बता रहा है कि उनके साथ जो होगा वो उनके लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा आगे जाके। पर झगड़े का नंबर जरूर चल रहा है और झगड़े उनके अभी भी चलते रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। कई बार हम झगड़े में हारते हैं, कई बार हम जीतते हैं, तो अभी उनकी जीत का टाइम चल रहा है। गलत समय पर लगता है उनके साथ जो लोग हैं विपरीत पक्ष के, गलत समय पर उनसे पंगा ले लिया गया है। बस मैं यही। लेकिन वो तो बचाव की मुद्रा में है। आप कह रहे हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? बिल्कुल। तो नाम हो रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि आज अगर हम किसी से पूछते हैं, किसी भी आम आदमी से जो कुश्ती क्षेत्र से जुड़े हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, वो बेशक ब्रजभूषण शरण के नाम को जानते हो, लेकिन आम लोग नहीं जानते उसको। लेकिन अब पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया के ज़बान पर उनका नाम है। बच्चा बच्चा यहाँ पर जानता, तमाम जो देश की जनता है वो उसके नाम से वाकिफ़ है। तो प्रचार तो हुआ है, नाम तो हुआ है, चाहे बुरे उसमें ही सही, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इनके साथ जो आगे आने वाली जो दशाएं हैं, जैसे अगले साल इनकी दशा होगी शनि की शुरू न्यूमरोलॉजी के अंदर, अंक ज्योतिष में। और अंक ज्योतिष ग्रहों का सबसे बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखाता है आपके ऊपर। तो जैसे ही शनि की दशा शुरू होगी 1 साल के लिए, इनका जो खोया हुआ पद है वो भी शनि वापस ला कर देगा और ख्याति और बढ़ेगी, और इनफैक्ट इनका पद और बढ़ने वाला है। और अगले साल ही नहीं, लगातार 2-3 साल इनकी चीज़ें और इम्प्रूव होती चली जाएगी। अब जब मैं विपरीत पक्ष की बात करता हूँ, जो लोग इनके खिलाफ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, उनके साथ समस्या ये है कि ये वाला वर्ष तो उनके लिए ठीक है, पर आगे आने वाले 2-3 वर्ष उनके खराब हैं। तो हो सकता है उनका करियर आगे आने वाले 2-3 वर्षों में आप उनके नाम को भी भूल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। पर इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगले 3-4 वर्षों तक। आपका ये आधार क्या है जो आपने गणना की है? ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने ली है, जाहिर सी बात है कि आपने ऑनलाइन ली होगी। बिल्कुल। अगर वो गलत हुई उस पर, अगर ये गलत हुई ऑनलाइन जो हमें मिला है, अगर ये गलत हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर तो उन्हें आकर सामने आकर कुछ और विधि होती है पूछने की, तब हमें प्रश्न कुंडली का आधार लेना पड़ता है। पर प्रश्न कुंडली के हिसाब से हमें एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या उनके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। अब जैसे अगर ये तो मैंने पूछ लिया था आपसे। हाँ, अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो आप भी उस प्रश्न कुंडली के में कुछ ना कुछ अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 108 के बीच में कोई एक नंबर बताइए, आप चिंतित हैं उनके लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा? मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं उत्सुक हूँ क्या होगा। हाँ, तो 7 मान लीजिए आप। 7 मान लेते हैं। तो जब हम 7 मान रहे हैं तो जो आपने नंबर बताया है ये बहुत ही पॉजिटिव नंबर निकल के आया है। इसका मतलब वो इधर से निकल के बाहर आ जाएंगे। अगर हम ये नंबर को, उनकी डेट ऑफ बर्थ को भी अगर हम गलत मान ले, तो आपने जो आधार लिया, जिस तरीके से आपने प्रश्न नंबर 7 बोला, और इसका ये भी हो क्या कि किस तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, किस तारीख को उनके साथ उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, इस पर भी ज्योतिष कुछ कहता है? इस पर सिर्फ ये देखा जाता है कि उस दिन वो इवेंट कैसा रहने वाला है। उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि आपके कोर्ट केसेस बहुत लंबे चलेंगे या बहुत उसमें बदलाव आ जाएगा। आपके कोर्ट केसेस या आपकी जो गणना होनी है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही होनी है। तो जो डेट ऑफ कंप्लेन है या FIR रजिस्टर्ड जिस दिन हुआ, उसका बहुत छोटा मोटा सा योगदान है, ज़्यादा नहीं है उनका योगदान। चलिए, साफ ये दावा कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण पूरे पावरफुल होकर के सामने आएगा और पहले से ज़्यादा बड़ा पद और प्रतिष्ठा उन्हें मिलने वाली है। लेकिन ये तो रही ज्योतिष की बात। अब कानून क्या कहता है, या जो राजनीति के जानकार हैं, पंडित हैं, वो क्या कहते हैं
हमारे साथ इस पर बात करने के लिए चरण सिंह राजपूत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और लगातार आप वीडियो देख भी रहे होंगे, तो लगातार ये अपडेट्स हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं और सामने दिखा भी रहे हैं। चरण जी, आप तो लगातार इसको कवर कर रहे हैं कि अब तो आरएसएस ने भी दिखाना शुरू कर दिया है। आपने लिखा था कि भी सरकार इतनी दबाव में आ गई कि पहलवानों के साथ मीटिंग करनी पड़ी, और अब चुनाव आने वाला है, 2024 का चुनाव आने वाला है। तो क्या शिकंजा कानून के हिसाब से और राजनीति के हिसाब से पूरे आरोप लग रहे हैं कि अमित शाह और मोदी उनको बचाने में लगे हुए हैं, बीजेपी उनको बचाने में लगे हुए, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। और बड़ा जिस तरह के पॉक्सको एक्ट लगा, तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। कोई और आदमी होता तब तक सलाखों के अंदर होता, बीच में होता, लेकिन ब्रजभूषण का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा। तो ज्योतिष तो ये कह ही रहा है, लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि जब तक योगी और मोदी हैं, अमित शाह हैं, तब तक ब्रजभूषण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक राजनीतिक मजबूरी भी है उनकी। तो कानून क्या कहता है इसके अंदर? कानून में क्या क्या संभावनाएं देख रहे हैं जिस तरह के आरोप उस पर लग रहे हैं? कानून के हिसाब से तो ब्रजभूषण शरण सिंह शिकंजे में है, लेकिन जो परिस्थितियां उभर के सामने आई हैं और जो इस समय जिस तरह से नाबालिग लड़की ने जो बयान वापस लिया है, और मेन इसमें गंभीर मामला नाबालिग लड़की के बयान ही का था, पॉक्सो एक्ट के, उसमें तत्काल गिरफ्तारी होती थी। तो एक बड़े राहत के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये देखा जा रहा है। इनकी बात में मुझे इसलिए दम लगता है कि बिल्कुल शिकंजा ब्रजभूषण शरण सिंह पर कस लिया गया था। पहले दिल्ली पुलिस बचाती रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब FIR दर्ज हुई तो केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का, जिस विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो बचाते रहे। और आज की तारीख में ये जो नाबालिग वाला मामला सामने आया है, इससे ये कहा जाने लगा है कि पूरी, जैसे अमित शाह के साथ में मीटिंग हुई साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की, उसमें विनेश फोगाट नहीं थी, जबकि इस आंदोलन का मुख्य चेहरा विनेश फोगाट हैं। अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग हुई, उसमें विनेश फोगाट नहीं थी। और विनेश फोगाट ने ये बोला भी है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मीटिंग हो रही है। और इनकी एक बात में मुझे और दम लगा, अभी ये जो बता रहे थे कि उस पद पर फिर से वो लौटेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि 3 बार वो फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं, सांसद तो है ही ना। हाँ, लेकिन अब सांसद तो लड़ेंगे, अब 1 महीने बाद सारी झगड़ा तो वहीं का है। सांसद तो जैसे आप बता रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का होल्ड अपने क्षेत्र में जबरदस्त है। इतने आरोप लगने के बाद में भी लोग उनके साथ में हैं। और यदि आगे जब जो चुनाव आ रहा है लोकसभा, मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हराना वहाँ पर मुश्किल है। जिस तरह का फीडबैक मुझे भी मिलता रहता है, वहाँ हमारे भी लोग हैं। फेडरेशन में भी मैं बताऊँ आपसे, भले ही इस मीटिंग में अमित शाह ने, अनुराग ठाकुर ने फेडरेशन के, इन्होंने एक मांग रखी पहलवानों ने कि फेडरेशन का चुनाव जो होगा उसमें इनके परिवार का कोई चुनाव ना लड़े। लेकिन ऐसा कोई सरकार कर नहीं सकती है, ये कानूनी मामला है कि यदि उनकी पत्नी या लड़का चुनाव लड़ना चाहे तो वो सरकार भी नहीं रोक सकती है। तो मुझे लगता है जैसे फेडरेशन के मामले में भी वो अपने परिवार में से किसी को लड़ाएंगे। विशेष रूप से मुझे जो लग रहा है अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि यौन शोषण का मामला है। महिला चुनाव लड़ेगी तो कोई आरोप भी नहीं लगेगा, भाई महिला के क्या आरोप लगा यौन शोषण। तो नहीं, ये सूचनाएं कहाँ से आ रही कि वो अपने परिवार में से खासकर पत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं? मांग इसलिए ये लोग कर रहे हैं कि फेडरेशन के उनके परिवार में से न लड़ाए। ब्रजभूषण शरण सिंह की तैयारी पूरे परिवार में से लड़ाने की है, और इन लोगों ने जो मांग की है, नहीं, जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, ऐसे में जो उनकी अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी है वो कैसे निष्पक्ष जांच करेगी अगर कोई शिकायत इस तरह के किसी के खिलाफ आती है? और उसमें स्वामी जी, उसमें आप ब्रजभूषण शरण सिंह को तो रोक सकते हैं। हाँ, उनके परिवार पे तो कोई आरोप नहीं है। परिवार के वो ब्रजभूषण शरण सिंह के बहाना मिल जाएगा। ये तो सवाल उठेगा पूरा कि भाई इतने बड़े आरोपों के बाद और उनके परिवार में से कोई इसका अध्यक्ष बनता है, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आखिर ये सब हो क्या रहा है। स्वामी जी, इतने बड़े उसके फेडरेशन में इस समय जो ये विवाद उभर के आया है, उसकी सारे पहलवान अगेंस्ट हैं उनके। हाँ, उसकी नहीं, पहलवान उसमें वोट नहीं डालते, उसमें फेडरेशन में सदस्य बने हुए। और वो इसी बीच में 3 बार जो है, नहीं, जिस पहलवानों की फेडरेशन है, पहलवानों के भविष्य का वो उस पर चर्चा करते हैं। फेडरेशन में जो वोट डालते हैं, हाँ, इसके सदस्य हैं। और ये 3 बार जो है ब्रजभूषण शरण सिंह
वो फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके। इन 3 बार में अधिकतर सदस्य इन्होंने अपने बना लिए उसमें, मतलब एक तरह से फेडरेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह का होल्ड है। और यही वजह है कि पहलवानों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा भविष्य प्रभावित हो सकता है। जिन लोग जो पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़े हुए हैं, उन्हें अब ये लग रहा है कि यदि ये इनके परिवार में से भी कोई फेडरेशन का अध्यक्ष बन जाता है तो आने वाले समय में ये हमारा भविष्य प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इनके परिवार का कोई सदस्य फेडरेशन का चुनाव न लड़े। देखो भाग्य भी काम करता है। नहीं, कैसे जब आप कह रहे हो कि कानूनी बात है, अगर सरकार चाहे तो वो भी नहीं मना कर सकते कि आप चुनाव ना लड़ें। चुनाव लड़ना तो किसी का भी हक है। हाँ सर, लेकिन मेंबर तो होना चाहिए उसका, मेंबर तो उसके परिवार के लोग मेंबर, दोनों पत्नी और बेटा दोनों मेंबर उसमें फेडरेशन में हैं। देखिए बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जो मामला ठंडा पड़ा है, जो पहलवान अब तक उनका समर्थन कर रहे थे, अब उन्होंने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। जैसा कि बताया कि जो विनेश फोगाट पर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी अपने कदम वापस खींच लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए, तो शायद इसी डर से स्वामी जी कदम वापस नहीं खींचे। हाँ, इसमें जो कमी दिखाई दे रही है मुझे उसमें, या तो तकनीकी रूप से या अति उतावलापन जो दिखाई दे रहा है वो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक में दिखाई दे रहा है। विनेश फोगाट का स्टैंड तो बड़ा जबरदस्त है इसमें। विनेश फोगाट का ये कहना कि भाई गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रजभूषण शरण सिंह, हमारी तो मांग थी गिरफ्तारी की, तो हम किस सरकार से बात करने का मतलब क्या है। विनेश फोगाट अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम है। स्टैंड से जो थोड़ी वो इस समय जो भटके हैं वो सुनिए, मीटिंग में जाकर के खुल के कहे ना इसका कि हम तो गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन इस तरह कहने के लिए जाना तो पड़ेगा मीटिंग में गिरफ्तारी की अमित शाह ने भी और अनुराग ठाकुर ने ये बातें सामने आई कि इस ये जो मांग है इसे दरकिनार कर दिया है कि इस पर बात ना की जाए, ये कानून का काम है, ये हमारा काम नहीं है, उसकी गिरफ्तारी नहीं करा सकते, और मांगे कीजिए। तो उस मांगे में इन्होंने क्या किया कि फेडरेशन में महिला फेडरेशन भी होनी चाहिए, ये पुरुष भी हो महिला भी हो। ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के का वो सदस्य चुनाव ना लड़े, हम पे जो केस है वो वापस हो जाए। तो ये लगभग सारी बातें सरकार मानने को तैयार है, लेकिन गिरफ्तारी की बात मानने को तैयार नहीं। तो विनेश फोगाट का यही कहना है कि हमारी तो मुख्य मांग ही गिरफ्तारी की है, जब वो गिरफ्तारी की बात मांगने को तैयार नहीं तो हम मीटिंग क्या करें। और मीटिंग में एक बात हो रही सामने स्वामी जी सामने कि जब खाप पंचायतें आपकी लड़ाई लड़ रही हैं और किसान संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या उन लोगों से सहमति ली गई है? ये आंदोलन में क्या, मैंने आंदोलन बड़े करीब से देखे, मैं सक्रिय रूप से भाग भी लिया है। आंदोलन में क्या होता है कि सरकार को मजबूर किया जाता है उनकी बातें मनवाने के लिए, और आंदोलन से एक प्रतिनिधि मंडल जाता है जब सरकार से कोई वार्ता होती है, और वही प्रतिनिधि मंडल वहाँ डिसीजन नहीं लेता है। वो कहता है कि भाई हम लोग वहाँ राय मशवरा लेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। सारे राय मशवरे सारे डिसीजन आंदोलन में लिए जाते हैं। लेकिन बजरंग पूनिया साक्षी मलिक ने क्या किया है कि इस बीच में खाप पंचायत, मुझे जो लगता हो सकता है राय मशवरा लिया गया हो, लेकिन खाप पंचायतों से राय मशवरा मुझे नहीं लगता लिया गया। और ये लोग जो है अमित शाह और अनुराग ठाकुर से मीटिंग की है। तो इस आंदोलन में इस तरह की मीटिंग जो है वो अति उतावलापन माना जाता है। और यही मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे विनेश फोगाट का जो स्टैंड है वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, और साक्षी मलिक का और बजरंग पूनिया का वो कहीं ना कहीं अति उतावलापन या परिवार के लोगों ने उन्हें दबाव बनाया, हाँ, वो मुझे लगा। लेकिन इसमें जो आप कह रहे हो कि उनका मामला ज़बरदस्त लग रहा है, पॉलिटिकल कैरियर तो चौपट हो ही जाएगा अगर ब्रजभूषण के परिवार से कोई चुनकर के आता है, अध्यक्ष चुन के आता है, असर तो डाल ही देगा जैसा कि उनको अंदेश है। जी बिल्कुल, असर तो ये डर तो रहेगा ना। यही वो इसलिए मांग कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल रूप से सरकार भी स्वामी जी ने, सरकार इस समय तो मामला निपटाना है उन्हें, ठीक है जी नहीं लड़ेगा। क्या सरकार रोक सकती है किसी को लड़ने से? तो सरकार के हाथ में होता है चुनाव परिणाम? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फेडरेशन का जो चुनाव है ये अंतर्राष्ट्रीय है, और ये तो आप देखिए मेडल वोट बैंक इस परिवार के पास है। ये जो फेडरेशन का है ये कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय है, इनके हाथ में भी नहीं भारत में। और जैसे वो महिला फेडरेशन की अलग मांग कर रही है, ये इतना भी संभव नहीं है कहीं की सरकार जो है वो महिला फेडरेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। इनकी एक समिति है, ओलंपिक समिति, वो कुश्ती फेडरेशन समिति ये निर्धारित करती है। तो ये जो लोग हैं इसमें, और यही वजह रही जो ये मेडल प्रभावित करने गए थे गंगा में, उससे बेचैनी हुई थी सरकार को कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बन जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि मेडल प्रभावित कर दिए जाते हो सकता है कि
यहाँ की कुश्ती फेडरेशन की मान्यता भी खत्म हो जाती, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। तो ये जितने तो सरकार अगर डरी तो वो उस प्रकरण से डरी। हाँ बिल्कुल, सरकार का जो गंगा में जो मेडल प्रभावित करने गए थे, ये बहुत बड़ा मामला था, और यदि वो कर देते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी फजीयत होती, और ये सरकार महसूस कर रही थी। और कहीं ना कहीं ये आरोप लगे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पे कि उन लोगों ने इस मामले को कुछ मैनेज किया है, और कहीं ना कहीं सरकार की आपस में कहीं सहमति रही, ये आरोप इस बीच में लगे हैं। और कई चैनलों ने, डिजिटल चैनल ने बिल्कुल स्पष्ट दिखाया है ये चीज़ें। तो ये सरकार ने मेडल प्रभावित करने से उन खिलाड़ियों को रोका है, और इसी बीच में अमित शाह से मीटिंग हुई है। आप देखिए, नरेश टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पहलवानों से बोला कि भाई हमें 5 दिन का समय दो। तो 5 दिन का समय क्या उन्होंने पहलवानों की लड़ाई लड़ने के लिए मांगा था? यदि लड़ाई लड़ने के लिए मांगा तो आप आंदोलन करते हैं, आपने खाप पंचायत की भी ऐलान कर देते हैं, भैया जब तक गिरफ्तारी नहीं होती कोई बातचीत नहीं। लेकिन नरेश टिकैत के बाद में राकेश टिकैत ने भी जो है वहाँ कुरुक्षेत्र पंचायत में बोला कि भाई हम चाह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे। अरे भाई सरकार तो जब आप दबाव बनाओगे बातचीत करेगी, आप अपने मुंह से क्यों बोल रहे हैं? इसी बीच में अमित शाह से मीटिंग होती है, इसी बीच में अनुराग ठाकुर से मीटिंग होती है। और जब अनुराग ठाकुर से मीटिंग चल रही थी तो ये कई चैनलों ने दिखाया कि इसकी मध्यस्थता राकेश टिकैत कर रहे हैं। तो तभी काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि अमित शाह से जो मीटिंग हुई है उसकी मध्यस्थता भी राकेश टिकैत ने की है। तो सरकार से ये जो बातें चली है इस बीच में, तो इसे कहीं ना कहीं आंदोलन को मैनेज के रूप में देखा जा रहा है। और जैसे उस नाबालिग लड़की के पिता ने, मैंने वो चैनल पे, किसी डिजिटल चैनल पे उनका इंटरव्यू चला है, वो कितने डरे हुए हैं, कह रहे मेरा घर तो घर ही नहीं रहा, शमशान हो गया है वहाँ पर। और इन लोगों के बारे में भी बोला जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे मेरे पास में मुझे कोई ढांढस बनाने कोई भी नहीं आ रही। इतने हमारे वहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हैं, वहाँ पर अखाड़े भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं और आंदोलनकारी, लेकिन मुझे घर पर कोई ढांढस बनाने नहीं है, मैं टूट चुका था। तो उसकी सीधी सीधी बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर बड़ा दबाव पड़ा है बयान बदलने के लिए, और उसी दबाव में लड़की ने बयान बदले हैं। और अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं मेरे साथ भेदभाव जो है मेरी बेटी के साथ हुआ था, उसमें एशियाड में सिलेक्शन होना था, और जो है मुझे बड़ा गुस्सा था ब्रजभूषण शरण सिंह पे, इसलिए मुझे लगा अच्छा मौका कि मैं यौन शोषण के आरोप भी लगा दूं। तो ये जो भाषा होती है ये मैनेज की होती है। वकील समझाता है कि भाई आपको आपकी इज्जत भी बची रह जाएगी, केस वापस मत लीजिए, भेदभाव का जो है केस चलता रहेगा, यौन शोषण का वापस ले लीजिए। तो ये जितने भी प्रकरण हुए हैं, नहीं ये तो कयास ही बता रहे हैं ना कि ऐसा राजनीतिक दबाव पड़ा होगा। हम तो नहीं कह सकते कि भाई ये झूठे आरोप लगाए थे। नहीं, हम थोड़ी कहेंगे, हम कह रहे हैं कि ये इस तरह के जो पॉलिटिकल दबाव होते हैं। देखिए सीधी अब ओवरऑल काफ़ी चर्चा हुई, लंबे होगी, आपने क्लियर पूरा आंदोलन करीब से देखा, एक समय भी आया बहुत ज़बरदस्त दबाव बना था, फिर खुल करके सामने आए ब्रजभूषण, उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिए और एक एक सवालों के जवाब दिए। उसके बाद जो बहुत बड़ी एक सभा करने वाले थे वो सभा कैंसिल तक करनी पड़ी, और अब धीरे धीरे जो दिख रहा है कि सारा का सारा मामला लगभग मैनेज हो गया है, और ब्रजभूषण बिल्कुल और ज़्यादा ताकतवर होकर निकलेंगे। ये जो कानून के जानकार हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, चरण सिंह राजपूत वो भी मान रहे हैं, और जो विवेक जी हमारे साथ हैं मौजूद, इनकी गणना भी यही कहती है कि ब्रजभूषण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा पावरफुल होकर के और ज़्यादा शक्तिशाली होकर के सामने आएंगे। और इसकी एक वजह जो इन दोनों का निचोड़ जो मुझे नज़र आया उसका यही है कि अमित शाह, मोदी और योगी, इनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि कुश्ती फेडरेशन का जो मामला है उसका चुनाव एक अलग तरह का होता है, और इंटरनेशनल लेवल की ये एक संस्था है जिसके सदस्य जो है चुन करके अध्यक्ष चुनते हैं। और अगर उनके परिवार से कोई आता है तो ये एक डर तमाम उन खिलाड़ियों को रहेगा जो कुश्ती में अपना कैरियर बनाने आएंगे। और इतना ही डर 2024 के चुनाव सामने हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को भी रहेगा कि जो 3-4 सीटें हैं जिन पर जो ब्रजभूषण सिंह का प्रभाव है वो उन्हें पॉलिटिकली भी डेंट दे सकता है। तो एक तरफ कुश्ती संघ पर उनकी पकड़ बरकरार, दूसरी जो पब्लिक में जो पकड़ है वो बरकरार, जिसकी वजह से जो बीजेपी है और मोदी और अमित शाह है वो कोई एक्शन लेने से कतरा रहे हैं। तो इस मामले में ब्रजभूषण सिंह का भाग्य और उनका बल इतना ज़्यादा है कि वो इन सब चीज़ों से लड़ करके और बिल्कुल बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोनों ये मानते हैं
कि इनका कुछ अभी बिगड़ने वाला नहीं है। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।